नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। 15 अगस्त 1947 आधी रात का वक्त और पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन भारत जाग रहा था। सदियों की गुलामी के बाद एक ऐसा पल आने वाला था जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। 14 अगस्त की रात जैसे जैसे आधी रात की तरफ बढ़ रही थी, दिल्ली में एक ऐतिहासिक सभा हो रही थी और फिर वो घड़ी आई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत की पहली ऐतिहासिक आवाज दुनिया के सामने रखी। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यानी नियति से साक्षात्कार। वो भाषण सिर्फ आजादी का ऐलान नहीं था, उसमें एक नए भारत के सपने थे, जिम्मेदारियां थी और उन करोड़ों लोगों का दर्द भी था जिन्होंने आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया था। कैसी थी वो ऐतिहासिक रात, क्या हुआ था आधी रात को, और आखिर क्यों नेहरू के उस भाषण को भारत के इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में गिना जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। The time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली का माहौल बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। देश आजाद होने वाला था। जगह जगह लोग जाग रहे थे। किसी के पास मिठाई थी तो किसी के पास सिर्फ शक्कर, कहीं शरबत था तो कहीं सिर्फ पानी, लेकिन चेहरे पर खुशी थी क्योंकि सदियों की गुलामी के बाद भारत अपनी आजादी की दहलीज पर खड़ा था। और इसी ऐतिहासिक रात दिल्ली में संविधान सभा की बैठक हो रही थी। कुछ ही देर बाद घड़ी की सुइयां 15 अगस्त की तरफ बढ़ने वाली थी और भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात करीब 12 बजे के आसपास वो ऐतिहासिक क्षण आया जब भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की। इसी मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। इस भाषण को दुनिया ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यानी नियति से साक्षात्कार के नाम से जानती है। the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि ये ऐसा क्षण है जो इतिहास में कभी कभी आता है, जब हम पुराने से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है और एक लंबे समय से दबे हुए राष्ट्र की आत्मा को नई आवाज मिलती है। लेकिन ये भाषण सिर्फ जश्न का भाषण नहीं था। नेहरू जानते थे कि आजादी के साथ भारत के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी थीं। देश विभाजन के दर्द से गुजर रहा था। कई हिस्सों में हिंसा थी, लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे, गरीबी और भुखमरी जैसी चुनौतियां भी सामने थी। इसलिए नेहरू ने आजादी को मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बताया। उन्होंने देशवासियों को याद दिलाया कि आजादी और सत्ता अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है। यानी अंग्रेज चले गए थे, लेकिन अब देश को संभालने की जिम्मेदारी भारतीयों के कंधों पर थी। उस रात नेहरू ने भारत के भविष्य की तस्वीर भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि अब देश के सामने आराम करने का वक्त नहीं है, बल्कि उन वादों को पूरा करने का समय है जिनकी आजादी की लड़ाई के दौरान बार बार शपथ ली गई थी। भारत की सेवा का मतलब सिर्फ सत्ता चलाना नहीं था, बल्कि करोड़ों गरीब और पीड़ित लोगों की सेवा करना था। गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसरों की असमानता को खत्म करना था। और यही वजह है कि आज भी ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी को सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि आजाद भारत के शुरुआती संकल्प के तौर पर याद किया जाता है। उस समय देश के सामने चुनौतियां किसी पहाड़ से कम नहीं थी। एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का दर्द। एक तरफ तिरंगा पहली बार आजाद भारत की पहचान बन रहा था तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का भविष्य अनिश्चित था। लेकिन उस रात नेहरू के शब्दों ने लोगों के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा की। इतिहास में दर्ज इस पल की तस्वीरें आज भी उस माहौल की गवाही देती हैं, जहां चेहरे पर खुशी थी, आंखों में आंसू थे और सामने एक नए भारत का सपना था। नेहरू का संदेश सिर्फ उस समय मौजूद लोगों के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत के सपने सिर्फ भारत के सपने नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दुनिया के देश और लोग अब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि कोई भी देश पूरी तरह अलग होकर नहीं रह सकता।
यानी आजाद भारत की पहली रात में ही देश के भविष्य को लेकर एक ऐसी सोच सामने रखी गई जिसमें भारत की तरक्की के साथ पूरी मानवता की भलाई की बात भी शामिल थी। और फिर वो ऐतिहासिक रात बीत गई, लेकिन उसके शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। 15 अगस्त की सुबह जब देश ने सूरज को एक आजाद मुल्क के रूप में देखा तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, लाखों लोगों के सपने के सच होने का दिन था, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया था। उन लोगों का भी जिन्होंने जेलें झेली, लाठियां खाई, गोलियां सही और अपना जीवन देश के नाम कर दिया। आजादी की पहली सुबह में उनकी कुर्बानियों की छाया भी थी और नए भारत की उम्मीद भी। आज 79 साल बाद जब हम 15 अगस्त मनाते हैं, लाल किले पर तिरंगा देखते हैं और राष्ट्रगान के साथ गर्व से खड़े होते हैं, तो हमें उस पहली रात को भी याद करना चाहिए। वो रात जब एक गुलाम देश आजाद भारत बना, वो रात जब पंडित नेहरू ने देश को सिर्फ आजादी की बधाई नहीं दी बल्कि आने वाले भारत की जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। वो रात जब इतिहास ने करवट ली और भारत ने दुनिया से कहा, अब हमारी कहानी हम खुद लिखेंगे, क्योंकि आजादी सिर्फ अधिकार नहीं देती, जिम्मेदारी भी देती है। और एक मजबूत भारत की कहानी सिर्फ सरकारों से नहीं बल्कि उसके करोड़ों नागरिकों के सपनों, मेहनत और जिम्मेदारी से लिखी जाती है। यही उस ऐतिहासिक रात का संदेश था और यही आज भी आजादी का सबसे बड़ा अर्थ है। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, तिरंगा लहराया और देश ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी का जश्न मनाया। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन आज के भारत का पूरा नक्शा भारत का हिस्सा नहीं था। देश में ऐसी कई रियासतें थीं जिनके शासकों ने अभी भारत में शामिल होने का फैसला ही नहीं किया था। कहीं पाकिस्तान जाने की कोशिश थी तो कहीं आजाद रहने की जिद थी और कहीं फैसला ही टलता जा रहा था। यानी 15 अगस्त को भारत आजाद तो हुआ लेकिन भारत का एकीकरण अभी बाकी था। आखिर वो कौन से इलाके थे जो आजादी के दिन भारत का हिस्सा नहीं बने थे और कैसे सरदार पटेल और वीपी मेनन की कोशिशों से एक एक करके ये रियासतें भारत का हिस्सा बनी, इस रिपोर्ट में देखिए। 1947 अंग्रेजी हुकूमत खत्म हुई और भारत एक आजाद देश बना, लेकिन ब्रिटिश भारत की तस्वीर इतनी सीधी नहीं थी। अंग्रेजों के सीधे शासन वाले इलाकों के अलावा सैकड़ों देशी रियासतें भी थी। ब्रिटिश सत्ता खत्म होते ही इन रियासतों के सामने भी अपने भविष्य का सवाल खड़ा हो गया। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करना था, जबकि कुछ शासक स्वतंत्र रहने का सपना भी देख रहे थे। ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गईं, लेकिन कुछ बड़े और महत्वपूर्ण इलाकों का फैसला 15 अगस्त तक नहीं हो पाया था। यही वजह है कि आजादी के दिन भारत का राजनीतिक नक्शा वैसा नहीं था जैसा आज हमें दिखाई देता है। सबसे चर्चित नामों में से एक था जूनागढ़। गुजरात की ये रियासत मुस्लिम नवाब के अधीन थी, जबकि यहाँ की आबादी में हिंदू बहुसंख्यक थे। 15 अगस्त 1947 के आसपास जूनागढ़ का भारत में विलय नहीं हुआ था। इसके बाद सितंबर 1947 में जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और पाकिस्तान ने भी इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन भौगोलिक स्थिति और जनता की इच्छा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हालात बिगड़े तो नवाब पाकिस्तान चला गया और आखिरकार जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। फरवरी 1948 में हुए इस जनमत संग्रह में भारी बहुमत ने भारत के साथ जाने का समर्थन किया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। दूसरा बड़ा नाम था हैदराबाद। भारत के बीचों बीच स्थित ये रियासत क्षेत्रफल और संपन्नता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण थी। यहाँ के निजाम भारत में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने की कोशिश कर रहे थे। यानी 15 अगस्त 1947 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब हैदराबाद का भविष्य भी तय नहीं हुआ था। भारत सरकार और निजाम के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। आखिरकार सितंबर 1948 में भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की।
15 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में तत्काल विलय नहीं किया था। कश्मीर को लेकर स्थिति बेहद जटिल थी। महाराजा स्वतंत्र रहने का विकल्प तलाश रहे थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमला हुआ और हालात तेजी से बदल गए। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन भारत ने इसे स्वीकार किया और भारतीय सेना कश्मीर पहुंची। यानी आजादी के दिन कश्मीर का भारत के साथ विलय अभी नहीं हुआ था। चौथा नाम है भोपाल। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान भी भारत में तत्काल शामिल होने को लेकर तैयार नहीं थे और अपनी रियासत के लिए अलग रास्ता तलाश रहे थे। आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण का सवाल तेजी से बड़ा हो रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन लगातार रियासतों के शासकों से बातचीत कर रहे थे। ज्यादातर रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में सफलता मिली, लेकिन कुछ मामलों में लंबी बातचीत और राजनीतिक दबाव की जरूरत पड़ी। भोपाल का भारत में विलय भी तत्काल नहीं हुआ और आखिरकार 1949 में ये भारत का हिस्सा बना। पांचवा नाम इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है, जोधपुर। राजस्थान की इस रियासत के महाराजा हनुमंत सिंह के सामने भी 1947 में भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प था। पाकिस्तान की ओर से भी जोधपुर को अपने साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार जोधपुर भारत में शामिल हुआ। ये सिर्फ एक रियासत के विलय का मामला नहीं था, क्योंकि उस समय हर रियासत का फैसला नए भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता को प्रभावित कर सकता था। उस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा देश बनना जिसकी सीमाएं सिर्फ अंग्रेजों के छोड़े हुए इलाकों तक सीमित ना हो, बल्कि देसी रियासतों भी एक राजनीतिक संघ का हिस्सा बने। इस काम की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राज्य विभाग ने संभाली और वीपी मेनन ने इसमें अहम भूमिका निभाई। रियासतों को समझाया गया कि रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भारत के साथ जुड़ना उनके लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसे मामलों को सुलझाने में अलग अलग परिस्थितियों के कारण ज्यादा वक्त लगा। धीरे धीरे रियासतें भारतीय संघ में शामिल होती गईं और वो नक्शा तैयार हुआ जिसे आज हम भारत के रूप में जानते हैं। इसलिए जब इस 15 अगस्त को तिरंगा लहराएं तो सिर्फ आजादी को याद मत कीजिए, उस एक भारत को बनाने की कहानी को भी याद कीजिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन भारत के एकीकरण की कहानी उसके बाद भी चलती रही। 15 अगस्त हर साल ये तारीख आते ही हमारे सामने तिरंगा, लाल किला और आजादी का जश्न दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 की कहानी में कई ऐसे राज छिपे हैं जो आज भी हैरान करते हैं। जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। जिस वक्त नेहरू देश के सामने अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, गांधी वो भाषण सुन भी नहीं रहे थे। और एक और हैरान करने वाली बात यह है कि 15 अगस्त को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान की सीमा उस वक्त तक तय नहीं हुई थी। तो आखिर 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? आजादी के दिन गांधी जी कहां थे और क्यों आजादी के अगले दिन लाल किले से फहराया गया तिरंगा? 15 अगस्त से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प और अनसुने तथ्यों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास की वो तारीख जिसका इंतजार देश दशकों से कर रहा था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की आजादी की तारीख पहले से 15 अगस्त तय नहीं थी। ब्रिटिश सरकार की शुरुआती योजना के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण जून 1948 तक होना था, लेकिन देश में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल, तनाव और हिंसा के बीच आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण को करीब 10 महीने पहले करने का फैसला किया और इसके लिए चुनी गई तारीख थी 15 अगस्त 1947। इस तारीख को चुनने के पीछे एक और वजह बताई जाती है। 15 अगस्त 1945 को जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के सामने आत्मसमर्पण किया था, यानी 15 अगस्त माउंटबेटन के लिए खास ऐतिहासिक तारीख थी। लेकिन आजादी की तारीख तय होने के साथ देश की मुश्किलें खत्म नहीं हुई।
क्योंकि भारत आजाद हो रहा था और साथ ही उसका विभाजन भी। एक तरफ आजादी की तैयारियां थी तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक हिंसा ने पूरे देश को झकझोर रखा था। और इसी दौर में महात्मा गांधी ने वो फैसला लिया जिसकी वजह से आजादी का सबसे बड़ा जश्न उनके बिना मनाया गया। महात्मा गांधी दिल्ली से दूर बंगाल में थे। वहां वो हिंदू मुस्लिम हिंसा को रोकने और लोगों के बीच शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। अब सुनिए 15 अगस्त 1947 से जुड़ा एक और चौंकाने वाला तथ्य। जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की अंतिम घोषणा नहीं हुई थी। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान की सीमा तय की थी, लेकिन रेडक्लिफ लाइन की घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई। यानी 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जा चुका था, लेकिन दोनों देशों के बीच अंतिम सीमा रेखा की आधिकारिक घोषणा उसके 2 दिन बाद हुई। सोचिए, लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन कई लोगों को ये तक साफ तौर पर पता नहीं था कि उनका शहर या गांव आखिर किस देश का हिस्सा बनने जा रहा है। अब बात तिरंगे की। आज हम जिस तिरंगे को भारत की पहचान मानते हैं उसका सफर भी काफी दिलचस्प रहा। 1906 में भारत के शुरुआती गैर आधिकारिक झंडों में से एक झंडा कोलकाता में फहराया गया था। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में कई बदलाव हुए और आखिरकार 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने आज के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। यानी आजादी से कुछ ही हफ्ते पहले भारत को अपना राष्ट्रीय ध्वज मिल चुका था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आजादी के दिन लाल किले पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, जैसा आज हर साल होता है। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं, लेकिन 1947 में तस्वीर थोड़ी अलग थी। उपलब्ध संसदीय शोध के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से 16 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया था। हालांकि 15 अगस्त को भी आजाद भारत का झंडा अलग अलग सरकारी और संवैधानिक स्थलों पर फहराया गया था। यानी लाल किले से प्रधानमंत्री के झंडारोहण की जो परंपरा आज हमें बेहद सामान्य लगती है, उसका स्वरूप बाद में स्थापित हुआ। और एक दिलचस्प तथ्य, आजादी के वक्त भारत का अपना आधिकारिक राष्ट्रगान भी नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन लिख चुके थे, लेकिन इसे भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। यानी 15 अगस्त 1947 को देश आजाद था, तिरंगा था, लेकिन आज जिसे हम राष्ट्रगान के रूप में जानते हैं उसे आधिकारिक राष्ट्रगान का दर्जा बाद में मिला। अब बात उस रात की जब भारत आजाद हुआ। 14 और 15 अगस्त की रात को सत्ता हस्तांतरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया हुई और नेहरू ने संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। अगली सुबह आजादी की खबर देश भर में पहुंची और ऑल इंडिया रेडियो ने स्वतंत्र भारत की खबर प्रसारित की। उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल फोन, ना इंटरनेट, इसलिए रेडियो ही देश के करोड़ों लोगों तक ये ऐतिहासिक खबर पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया था। और शायद सबसे दिलचस्प सवाल ये भी है कि जब भारत 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाता है तो पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है। 1947 में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया दोनों जगह अलग अलग समय पर हुई थी। कराची में समारोह 14 अगस्त को हुआ और लॉर्ड माउंटबेटन ने वहां कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में भारत के स्वतंत्रता समारोह में शामिल होना था। तो 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, इसके पीछे कई कहानियां हैं जो हमें आजादी के उस दौर को एक अलग नजरिए से समझने का मौका देती हैं। एक तरफ देश आजाद हो रहा था, दूसरी तरफ विभाजन का दर्द था। एक तरफ नेहरू आजादी का ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी हिंसा के बीच शांति की तलाश में थे। एक तरफ तिरंगा पहली बार आजाद भारत की पहचान बन रहा था, देश की सीमाएं अभी पूरी तरह तय नहीं हुई थी। यही 15 अगस्त 1947 की सबसे बड़ी सच्चाई है। आजादी सिर्फ जश्न का दिन नहीं थी, वो एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसमें देश को खुद को फिर से खड़ा करना था। और आज जब 15 अगस्त को तिरंगा आसमान में लहराता है तो उसके साथ हमें उन लाखों लोगों का संघर्ष भी याद रखना चाहिए जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्योंकि आजादी हमें विरासत में नहीं मिली, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां और एक पूरे देश का सपना थी। 15 अगस्त ये वो तारीख है जब भारत ने करीब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की। लेकिन 15 अगस्त 1947 की कहानी सिर्फ आजादी की कहानी नहीं है, क्योंकि इसी आजादी के साथ हुआ था देश का बंटवारा। सरहदें खींची गई, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए और भारत से अलग होकर एक नया देश बना, पाकिस्तान।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बंटवारे में सिर्फ जमीन और इंसान ही नहीं बटे थे, सेना बटी, सरकारी संपत्तियां बटी, खजाने का हिसाब हुआ, यहां तक कि एक हाथी और सोने की परत चढ़ी बग्घी तक के बंटवारे की कहानी सामने आती है। आखिर आजादी के उस दौर में यह बंटवारा कैसे हुआ, यह आपको दिखाएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। 15 अगस्त 1947 एक तरफ अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर चुके थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश भारत को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला हो चुका था। तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दी गई। उन्होंने पंजाब और बंगाल के बंटवारे के लिए सीमा रेखा तैयार की, यानी एक तरफ नक्शे पर लकीर खिंच रही थी तो दूसरी तरफ एक पूरे प्रशासन को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी हो रही थी। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन सा इलाका भारत में जाएगा और कौन सा पाकिस्तान में। सवाल तो ये भी था कि पुरानी ब्रिटिश भारतीय सरकार की संपत्ति किसकी होगी, सेना किसके हिस्से जाएगी, खजाने का कितना हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा, सरकारी दफ्तरों और दूसरी संपत्तियों का क्या होगा। इसी का जवाब तलाशने के लिए बंटवारे की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हुई। 1947 के बंटवारे में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी भारतीय सेना का विभाजन। ब्रिटिश भारतीय सेना को 2 हिस्सों में बांटा गया। नेशनल आर्मी म्यूजियम के मुताबिक करीब 2,60,000 सैनिक भारत और करीब 1,40,000 सैनिक पाकिस्तान गए। सिर्फ सैनिक ही नहीं, सेना के यूनिट्स, सैन्य ढांचा और सैन्य संसाधनों के बंटवारे की प्रक्रिया भी शुरू हुई। कई यूनिट्स को पुनर्गठित किया गया और सैनिकों को अपनी सेवा का विकल्प भी दिया गया। यानी जिस सेना ने ब्रिटिश शासन के दौरान एक साथ काम किया था, आजादी के बाद वही सेना 2 नए देशों की सेनाओं में बदल रही थी। और ये बंटवारा इतना आसान नहीं था। कई जगहों पर सैनिकों को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी चुनौती बन गया था। लेकिन सेना के बाद सबसे बड़ा सवाल था पैसों का। उस समय अविभाजित भारत के पास करीब 400 करोड़ रुपए के कैश बैलेंसेस बताए जाते हैं। विभाजन के समझौते के तहत पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की संपत्तियों और देनदारियों में 17.5% हिस्सा दिया जाना था। कैश बैलेंस में पाकिस्तान का हिस्सा करीब 75 करोड़ रुपए तय हुआ। इसमें करीब 20 करोड़ रुपए की वर्किंग बैलेंस 15 अगस्त 1947 को उपलब्ध कराई गई, जबकि बाकी रकम बाद की प्रक्रिया में दी जानी थी। यानी जिस दिन भारत आजाद हुआ उसी दौर में 2 नए देशों के बीच पुराने खजाने का हिसाब भी चल रहा था। और ये सिर्फ नकद रकम तक सीमित नहीं था, सरकारी संपत्तियों और दूसरी चल संपत्तियों के बंटवारे के लिए भी नियम और अनुपात तय किए गए। अब जरा सोचिए, जब एक देश 2 हिस्सों में बंटता है तो उसके सरकारी दफ्तरों का क्या होगा। फाइलें, फर्नीचर, उपकरण और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली छोटी बड़ी चीजें, इन सबका भी हिसाब लगाना पड़ा। पार्टीशन काउंसिल को इसी तरह की संपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे की प्रक्रिया देखनी थी। कई संस्थाएं ऐसी थीं जिन्हें 2 हिस्सों में बांटना बेहद मुश्किल था। यानी आजादी के बाद एक तरफ नए देश अपने प्रशासन को खड़ा कर रहे थे तो दूसरी तरफ पुराने ब्रिटिश भारत की व्यवस्था को हिस्सों में बांटा जा रहा था। और अब आती है इस बंटवारे की सबसे दिलचस्प कहानी, एक हाथी की कहानी। नाम था जॉय मोनी। बंटवारे के दौरान उसकी कीमत तय करने की बात सामने आई। इतिहास पर प्रकाशित शोध के मुताबिक जॉय मोनी की कीमत एक स्टेशन वैगन के बराबर आकी गई थी कि पश्चिम बंगाल को कार मिलेगी और हाथी जाएगा पूर्वी बंगाल के हिस्से। यानी उस दौर में संपत्तियों के बंटवारे का हिसाब इतना बारीकी से किया जा रहा था कि एक हाथी की कीमत तक तय की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉय मोनी पूर्वी बंगाल यानी उस समय के पाकिस्तान के हिस्से में गया, लेकिन उसके महावत ने भारत में रहने का फैसला किया। और एक कहानी है सोने की परत चढ़ी एक घोड़ा बग्घी की। इस बग्घी पर भारत और पाकिस्तान दोनों का दावा बताया जाता है। जब इसे लेकर फैसला करना मुश्किल हुआ तो कहानी के मुताबिक इसका फैसला टॉस से किया गया। टॉस भारत के पक्ष में गया और बग्घी भारत के हिस्से आई। यानी जिस दौर में नक्शे की सीमाएं तय हो रही थी उसी दौर में कुछ संपत्तियों के लिए ऐसे फैसले भी लिए गए जो आज सुनने में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगते। लेकिन 1947 का बंटवारा सिर्फ इन अजीबोगरीब कहानियों तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। देश के बंटवारे के साथ करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया। लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपना कारोबार और कई बार अपने परिवार तक को छोड़कर दूसरी तरफ जाना पड़ा। ट्रेनों में शरणार्थियों की भीड़ थी, सड़कों पर लोगों के काफिले थे
और दोनों तरफ हिंसा ने हालात को बेहद भयावह बना दिया था। एक तरफ आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द। यही वजह है कि 15 अगस्त हमें सिर्फ आजादी की खुशी नहीं याद दिलाता, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी। 1947 में सिर्फ एक सीमा नहीं खींची थी, एक पूरी व्यवस्था को दो हिस्सों में बांटना पड़ा था। सीमा से लेकर खजाने तक, सरकारी संपत्तियों से लेकर छोटे बड़े संसाधनों तक और कुछ मामलों में हाथी और बग्घी तक हर चीज का हिसाब करना पड़ा। लेकिन इन तमाम बंटवारों के बीच एक चीज ऐसी थी जिसे कोई सीमा बांट नहीं सकी, आजाद भारत का सपना। और आज 15 अगस्त को जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो वो हमें सिर्फ 1947 की आजादी नहीं, बल्कि उस दौर में अपना सब कुछ गंवाकर भी नए भारत की नींव रखने वाले लोगों का संघर्ष याद दिलाता है। यही 15 अगस्त की असली कहानी है। तो चलिए इसी के साथ हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।